ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय गज केसरी योग। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि गज केसरी योग क्या होता है, कुंडली में किस स्थिति को गज केसरी योग मान लिया जाता है, कुंडली में गज केसरी योग बनने से क्या क्या लाभ होते हैं। इस तरह की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और गज केसरी योग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। गज केसरी योग, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, गज केसरी, गज और केसरी, गज माने हाथी और केसरी माने शेर। गज केसरी अर्थात हाथी और शेर, अर्थात जिस जातक की कुंडली में यह योग बनता है वह हाथी और शेर जैसी क्षमता वाला होता है। जिस भी जातक की कुंडली में गज केसरी योग बन जाता है वह हाथी की तरह और शेर की तरह बलवान होता है, उसी के जैसा क्षमता रखने वाला हो जाता है। ऐसे जातक जीवन के सभी सुखों को भोगते हैं एवं सदैव शुभ फल प्राप्त करने वाले होते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में गज केसरी नामक राजयोग बन जाता है, गज केसरी योग बन जाता है, वे जातक हाथी और शेर जैसी क्षमता वाले हो जाते हैं, जीवन में सभी सुखों को भोगने वाले होते हैं और सदैव शुभ फल प्राप्त करने वाले होते हैं। उनके जीवन में सदैव अच्छा ही अच्छा होता है। गज केसरी योग को एक और तरीके से परिभाषित किया गया है। गज और केसरी, गज गणेश जी के प्रतीक और केसरी शेर के प्रतीक। गणेश जी बुद्धि के भंडार होते हैं। गणपति महाराज के बारे में सब लोग जानते हैं कि ज्ञान के भंडार हैं, बुद्धि के भंडार हैं, और शेर शक्ति या ताकत के भंडार होते हैं। ये दोनों चीजें सबको मालूम है कि गणपति महाराज बुद्धि के भंडार होते हैं और शेर की शक्ति किसी से छुपी हुई नहीं है। शेर ताकतवर होते हैं, शक्तिवान होते हैं, बलवान होते हैं। जब बुद्धि और ताकत दोनों एक साथ मिल जाएं तो कोई भी बड़े से बड़ा काम भी आसानी से किया जा सकता है और उसका परिणाम भी उत्तम प्राप्त होता है। सामान्य सी बात है, जब बुद्धि होगा तभी सोचने समझने की शक्ति प्राप्त होगी। जब सोचेंगे समझेंगे, मन में कोई विचार उत्पन्न होगा तभी कोई काम किया जा सकता है, क्योंकि जब सोचते हैं तभी कोई प्लानिंग हो सकती है। लेकिन यदि आप सोच लिए, प्लानिंग कर लिए, लेकिन आपके अंदर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से यदि आपके पास ताकत अथाह है, बहुत ताकतवर है, लेकिन आपके सोचने समझने की शक्ति कमजोर है, तो आपको करना क्या है यह भी नहीं सोच पाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप सिर्फ बुद्धिमान हैं और ताकतवर नहीं हैं तो भी काम नहीं कर पाएंगे, यदि ताकतवर हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं हैं तो भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि दोनों एक साथ हो जाएं, बुद्धि और ताकत दोनों एक साथ मिल जाएं, तो कोई भी बड़े से बड़ा काम बहुत ही आसानी से हो सकता है, क्योंकि बुद्धि के पास सोचने की क्षमता है, आपके मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होंगे, और शरीर से ताकत है, तो उस विचार को पूरा करने के लिए, उस विचार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप ताकत लगाएंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और उसे अंतिम छोर तक पहुंचा करके छोड़ेंगे। एक श्लोक में गज केसरी योग को इस तरह से परिभाषित किया गया है, गज केसरी संजातस्य तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। अर्थात गज केसरी योग वाले जातक तेजस्वी, धन धान्य से परिपूर्ण, मेधावी, समस्त गुण संपन्न तथा राज के लिए प्रिय या राजकर्ता होते हैं। गज केसरी संजातस्य तेजस्वी, तेजस्वी होते हैं, धन धान्यवान, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, मेधावी, मेधावी होते हैं, गुण संपन्नो,
समस्त गुणों से संपन्न होते हैं तथा राजप्रिय करो भवेत, राज्य के लिए प्रिय होते हैं अथवा स्वयं राजकर्ता ही होते हैं। गज केसरी योग कैसे बनता है? आइए अब यह समझते हैं कि कुंडली में गज केसरी योग कैसे बनता है। कुंडली के किस स्थिति को गज केसरी योग मानेंगे? जब कुंडली के किसी शुभ भाव में चंद्रमा एवं बृहस्पति की युति या परस्पर दृष्टि संबंध हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। कुंडली के किसी शुभ भाव में, अशुभ भाव में नहीं, त्रिक भाव में नहीं बनेगा, तृतीय भाव में भी नहीं बनेगा, क्योंकि वह भी अधिक भाग दौड़ वाला भाव होता है। जब कुंडली के किसी शुभ भाव में चंद्रमा एवं बृहस्पति की युति हो, चंद्रमा अथवा बृहस्पति एक दूसरे के साथ बैठे हों या परस्पर दृष्टि संबंध हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। चंद्र मन के कारक ग्रह हैं। आप सबको ज्ञात है कि चंद्रदेव मन के कारक ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं। गुरु हैं तो ज्ञान के भंडार हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, देवताओं के शिक्षक हैं, इसलिए उनमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है। इस तरह से आप देखें तो चंद्रमा और बृहस्पति इन दोनों की युति से गज केसरी योग बन रहा है। चंद्रमा मन के कारक हैं और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। चंद्र और बृहस्पति अर्थात मन और ज्ञान एक साथ हो जाएं तो बड़े से बड़ा और महान काम किया जा सकता है। चंद्र और बृहस्पति अर्थात मन और ज्ञान एक साथ हो जाए। ज्ञान और मन समझिएगा, यदि आपके पास मन अच्छा है, आपका मन अच्छा है, किसी काम को करने में आपका मन लगता है और साथ ही साथ आप ज्ञानी भी हैं तो किसी काम को अच्छे से कर लेंगे। लेकिन आपका मन तो लग रहा है कि हम कोई बड़ा काम कर लें, लेकिन उस काम से संबंधित आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो कैसे कर लेंगे? दूसरी तरफ आप देखिए, किसी काम को करने के लिए आपके पास ज्ञान तो बहुत है, उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन काम करने में मन ही नहीं लग रहा है। चलो भैया कल कर लेंगे, आज सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, मतलब आपका मन नहीं लगा। फिर क्या ज्ञान आपका काम आएगा? नहीं आएगा। इसलिए मन और ज्ञान जब एक साथ होते हैं तभी कोई बड़ा काम, कोई महान काम किया जा सकता है। मन लग रहा है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। ज्ञान तो है लेकिन काम में मन नहीं लग रहा है तो भी काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जब मन और ज्ञान अर्थात चंद्रदेव और बृहस्पति देव एक साथ हो जाते हैं तो कोई भी बड़ा काम बहुत ही आसानी से करके निकल जाते हैं। युति संबंध से गज केसरी योग, यहां पर हम बताएं कि चंद्रमा और बृहस्पति की युति अथवा परस्पर दृष्टि संबंध से गज केसरी योग बनता है। तो पहले हम युति संबंध से गज केसरी योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर दृष्टि संबंध को समझेंगे। इस बात को समझने के लिए हम एक लग्न कुंडली चार्ट ले लेते हैं। लग्न भाव पर 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर अर्थात वृश्चिक, इसलिए यह लग्न कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई क्योंकि लग्न भाव पर 8 नंबर लिखा हुआ है। यदि केंद्र अर्थात पहले, चौथे, 7वें, 10वें या त्रिकोण अर्थात पहले, 5वें या 9वें भाव में, केंद्र या त्रिकोण भाव में चंद्रमा एवं बृहस्पति की युति हो तो गज केसरी योग बनेगा और इस गज केसरी योग का शुभ परिणाम 100% मिलेगा। यदि यहाँ 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 अथवा यहाँ या यहाँ इनमें से किसी भी स्थान पर गज केसरी योग बन जाए तो इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, 100% लाभ प्राप्त होगा। यदि केंद्र त्रिकोण के बाहर चंद्रमा एवं बृहस्पति की युति हो तो गज केसरी योग का शुभ परिणाम 80% तक ही प्राप्त होता है। अब यहां पर देखिए, यह और यह तो केंद्र त्रिकोण बन गया, 6, 8, 12 त्रिक बन गया। यह भी अधिक भाग दौड़ वाला हिस्सा है, अधिक भाग दौड़ वाला भाव है। बचता कौन कौन सा है? द्वितीय भाव और एकादश भाव। तो यह इन्हीं दोनों के लिए कहा जा रहा है। यदि केंद्र में बन जाए या त्रिकोण में बन जाए तो 100%, लेकिन द्वितीय भाव और एकादश भाव में गज केसरी योग बन जाए तो इसका परिणाम 80% तक ही प्राप्त हो पाएगा। इसके अलावा यदि 6वें, 8वें, 12वें अथवा तीसरे भाव में गज केसरी योग बनता है, चंद्रमा और बृहस्पति की युति होती है,
तो कोई मतलब का नहीं होगा, उसका कोई भी लाभ जीवन पर दिखाई नहीं देगा। दृष्टि संबंध से गज केसरी योग। अभी हम युति संबंध से गज केसरी योग के बारे में जानकारी प्राप्त किए, अब दृष्टि संबंध से भी गज केसरी योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रमा एवं बृहस्पति की युति के अलावा चंद्रमा एवं बृहस्पति की परस्पर दृष्टि से भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। परस्पर दृष्टि का तात्पर्य चंद्रमा एवं बृहस्पति एक दूसरे पर दृष्टि रखते हों। परस्पर दृष्टि मतलब एक दूसरे की दृष्टि उन पर पड़ रही हो। अब यहां पर देखिएगा, चंद्रमा की सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है, लेकिन बृहस्पति के पास 5, 7 और 9 3 दृष्टियां होती हैं। इसको यहां पर समझिए, चंद्रदेव यहां पर बैठे हैं, बृहस्पति यहां पर बैठे हैं, तो क्या होगा? चंद्र की दृष्टि यहां पर जा रही है बृहस्पति के ऊपर, और बृहस्पति यहां पर बैठे हैं तो इनकी दृष्टि यहां पर जा रही है। दोनों की आमने सामने 7वीं दृष्टि पड़ रही है। जब दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही है, वही परस्पर दृष्टि कहलाता है। वही बात फिर से, अर्थात चंद्रमा एवं बृहस्पति ऐसे भावों में स्थित हों जहां से एक दूसरे पर अपनी 7वीं दृष्टि रखते हों, या एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों। आमने सामने यहां और यहां भी बैठ सकते हैं, यह भी शुभ ही है, थोड़ा सा समभाव इसे कहते हैं, लेकिन खराब भाव नहीं है। और यह तो त्रिकोण का भाव है। यदि यहाँ बृहस्पति बैठे हों, यहाँ पर चंद्रमा बैठे हों, तो इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ और इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ, तो यह भी आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर चाहे चंद्रमा बैठ जाए चाहे बृहस्पति बैठ जाए, वही स्थिति यहाँ पर चाहे चंद्रमा बैठ जाए चाहे बृहस्पति बैठ जाए, तो एक दूसरे के ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी योग का निर्माण होगा। यहां पर उसी उदाहरण को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। यदि चंद्र चतुर्थ भाव में हो और बृहस्पति दशम भाव में हो, चंद्र यहां पर हो बृहस्पति यहां पर हो, ऐसी स्थिति में चंद्र और बृहस्पति एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि रखेंगे और गज केसरी योग का निर्माण होगा। यह बात विपरीत भी हो सकता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बताया गया, दशम भाव में बृहस्पति, ये एक दूसरे के आगे पीछे भी हो सकते हैं। यहां पर बृहस्पति आ जाएंगे, यहां पर चंद्रमा आ जाएंगे, तो भी आमने सामने हो गए। यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर बृहस्पति, या तो यहाँ पर चंद्रमा और यहाँ पर बृहस्पति, तो भी आमने सामने हैं, दो एक दूसरे के ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तब गज केसरी योग बनेगा। एक बात और बता दें, यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं, त्रिकोण का भाव है, लेकिन यह अधिक भाग दौड़ का भाव है। यहाँ पर आमने सामने तो हो रहे हैं, लेकिन एक त्रिकोण का भाव है, एक खराब भाव है। यहां पर जब परस्पर दृष्टि पड़ेगी तो गज केसरी योग नहीं बनेगा, भंग हो जाएगा। ऐसा ही यहां और यहां यह समभाव है। समभाव में भी यदि चंद्रमा और बृहस्पति की युति होती है तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। लेकिन यहां पर चंद्रमा और यहां पर बृहस्पति बैठ जाएं, या तो यहां पर चंद्रमा और यहां पर बृहस्पति बैठ जाएं, तो भी आमने सामने एक दूसरे के ऊपर दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन गज केसरी योग नहीं बनेगा, क्योंकि यह त्रिक भाव है। परस्पर दृष्टि संबंध से बनने वाले गज केसरी योग का शुभ परिणाम 80% तक ही प्राप्त हो पाता है। युति संबंध से अधिक लाभ प्राप्त होता है, 100% तक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन दृष्टि संबंध से बनने वाले गज केसरी योग का लाभ मात्र 80% तक ही प्राप्त होता है। वैसे 80% भी कोई कम नहीं है, बहुत है। गज केसरी योग बनने के शर्त, गज केसरी योग बनना तो आप देख लिए कि चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे के साथ युति बना करके बैठे हों, या तो एक दूसरे के ऊपर दृष्टि रख रहे हों, तो गज केसरी योग बन जाएगा। लेकिन गज केसरी योग बनने के भी कुछ शर्त होते हैं। ऐसा नहीं कि चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठ गए हैं तो गज केसरी योग बन जाएगा, चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे के ऊपर दृष्टि रख रहे हैं तभी गज केसरी योग बन जाएगा। नहीं, हर समय नहीं बनता है। क्या क्या शर्त है, आइए देखते हैं। चंद्र और बृहस्पति दोनों ही योग कारक एवं शुभ होने चाहिए। जब भी चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे के साथ बैठे हुए दिखाई दें अथवा एक दूसरे के ऊपर 7वीं दृष्टि रख रहे हों, तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों योग कारक या शुभ हैं अथवा नहीं। चंद्र और बृहस्पति दोनों ही योग कारक होने के साथ साथ अच्छी डिग्री में भी होने चाहिए। योग कारक एवं शुभ तो होने चाहिए,
लेकिन अंशात्मक रूप से भी प्रबल होने चाहिए। चंद्र और बृहस्पति दोनों में से कोई भी सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि अस्त हो जाने से वे कुंडली से गायब ही माने जाते हैं, उनमें शक्ति नहीं रह जाती है कि वे कोई काम कर सकें। इसलिए ये 3 बिंदु आपको महत्वपूर्ण तरीके से देखना होगा कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों योग कारक हों, शुभ हों, योग कारक होने के साथ साथ अच्छी डिग्री में हो, और ये दोनों अथवा दोनों में से कोई भी एक सूर्य से अस्त न हो, तभी गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग भंग। गज केसरी योग कैसे भंग होता है? कई बार यह होता है कि चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि रख रहे हैं, फिर भी गज केसरी योग नहीं बनता है। गज केसरी योग का लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह भंग हो चुका होता है। कौन सी स्थिति होती है, आइए समझते हैं। कुंडली में चंद्र और बृहस्पति दोनों या कोई भी एक मारक या अशुभ हों। कुंडली में सबसे पहले यह देखिए, चंद्रमा या बृहस्पति किस स्थिति में है। यदि दोनों अथवा दोनों में से कोई भी एक मारक हों, अशुभ फलदायक हों, ऐसी स्थिति में गज केसरी योग भंग हो जाएगा। सूर्य में राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रहों को अस्त करने की क्षमता होती है। यदि चंद्र और बृहस्पति में से दोनों अथवा कोई भी एक सूर्य से अस्त हो जाए तो गज केसरी योग भंग हो जाएगा। चंद्रमा और बृहस्पति की युति से अथवा दृष्टि संबंध से गज केसरी योग बनता है, तो दोनों को प्रबल होना चाहिए। यदि दोनों में से कोई एक अथवा दोनों ही सूर्य से अस्त हो जाएं तो क्या होगा? जो अस्त हो गए वे प्रभावहीन हो गए, कुंडली से समझिए गायब हो गए। जब वे प्रभावहीन हो गए तो गज केसरी योग कैसे बनेगा? यह योग तो दोनों ग्रहों के प्रबल होने पर ही बनेगा, दोनों ग्रहों के शुभ स्थिति में होकर प्रबल होने पर ही बनेगा। लेकिन दोनों में से कोई एक अस्त हो जाएंगे तो यह योग नहीं बनने वाला, यह योग भंग हो जाएगा। कुंडली के त्रिक भाव में चंद्र और बृहस्पति की युति होने पर गज केसरी योग भंग हो जाएगा या काम नहीं करेगा, क्योंकि यह खराब भाव है। आप सीधे से समझिए कि त्रिक भाव, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, यह तीनों भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। और यहाँ पर 6वें, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा या बृहस्पति की युति बने तो आप यह नहीं कह सकते कि गज केसरी योग बना है, क्योंकि यह खराब भाव है। इस पर कोई योग कभी बनता ही नहीं है। दोष बनता है लेकिन योग कभी भी नहीं बनता है। चंद्रमा और बृहस्पति की युति होने के बाद भी यदि आप ऐसा कह दें कि गज केसरी योग बना है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह योग काम ही नहीं करेगा। जब काम ही नहीं करेगा तो भंग हो गया। सीधी सी बात उसे कहिए कि भंग हो गया। कुंडली के जिस भाव में वृश्चिक या मकर राशि हो, उस भाव में गज केसरी योग भंग हो जाएगा। समझिएगा, कुंडली के जिस भाव में वृश्चिक अर्थात 8 नंबर हो, मकर अर्थात 10 नंबर हो, उस भाव में गज केसरी योग भंग हो जाएगा। क्यों भंग हो जाएगा भाई? केंद्र में बन रहा हो, त्रिकोण में बन रहा हो, फिर क्यों भंग हो जाएगा? समझिए, वृश्चिक राशि में चंद्रदेव और मकर राशि में बृहस्पति देव नीच होते हैं। ऐसी स्थिति में गज केसरी योग नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर आप इस नीचता को बहुत अच्छे से समझिएगा। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में मात्र 3 अंश तक ही नीच होते हैं, उसके बाद वे सामान्य हो जाते हैं। इसी तरह से मकर राशि में बृहस्पति देव 5 अंश तक ही नीच होते हैं, उसके बाद वे भी सामान्य हो जाते हैं। यदि चंद्रदेव 3 अंश के बाद हैं और बृहस्पति देव 5 अंश के बाद हैं, तब तो गज केसरी योग बन जाएगा। लेकिन ये नीचता के दायरे में हैं तो गज केसरी योग भंग हो जाएगा। इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान लगा करके विश्लेषण कीजिएगा। कुंडली में बृहस्पति के वक्री होने पर गज केसरी योग भंग हो जाएगा। कुंडली में जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो वे पिछले भाव में आ चुके होते हैं, और पिछले भाव में वे अपने मूल भाव को छोड़ करके आए होते हैं। उनका मूल भाव अगला होता है, लेकिन वे पीछे आ गए हैं। जब पीछे आ गए हैं तो चंद्रमा के साथ हो गए हैं। ऐसी स्थिति में भी गज केसरी योग नहीं बनेगा, क्योंकि वे मूल रूप से अगले भाव के स्वामी हैं, लेकिन वे वक्री होने के कारण पीछे आ गए हैं। यहां पर आपके लिए एक प्रश्न है। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो मेरे इस प्रश्न का जवाब अवश्य देंगे। कुंडली में बृहस्पति
कि वक्री होने पर गज केसरी योग भंग हो जाएगा, यह तो हम बोल दिए, लेकिन हम यह क्यों नहीं बोले कि कुंडली में चंद्रदेव के वक्री होने पर गज केसरी योग भंग हो जाएगा? यह आपके लिए प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिएगा, यह आपके लिए एक टेस्ट है। गज केसरी योग में चंद्र एवं बृहस्पति दोनों योग कारक होने पर भी योग की प्रबलता में कमी। गज केसरी योग बन रहा है, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं अथवा एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार यह देखा जाता है कि गज केसरी योग की प्रबलता में कमी है, पूर्ण रूप से उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों? ऐसी क्या कमी होती है, आइए देखते हैं। कुंडली में चंद्र और बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा हो, जिस भाव में चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हों और गज केसरी योग बन रहा हो, उसी भाव में कोई और भी बैठ जाए, तो ये दोनों आपस में मिलकर के कुछ विचार विमर्श करते रहें, तो तीसरा इनको छेड़ता रहे, न भी छेड़े तो इनके मन में यह बात रहेगी। आप ही समझ लीजिए, अपने आप को लीजिए कि आप अपने किसी परम मित्र के साथ बैठ करके कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन आपके बगल में कोई और इंसान बैठा हुआ है, तो आप उससे बच बच करके विचार विमर्श करेंगे, पूरी तरह से खुल करके बातें नहीं कर पाएंगे और प्लानिंग नहीं कर पाएंगे कि आगे क्या करना है। वही स्थिति यहां पर भी होगी। चंद्रमा और बृहस्पति के अलावा यदि कोई अन्य ग्रह बैठ जाएं, तो उस अन्य ग्रह से ये डिस्टर्ब होंगे। भले वह डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इनके मन में एक संकोच रहेगा कि बगल वाला सुन न ले, हमारी प्लानिंग ना सुन ले। इस चक्कर में ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और इसकी प्रबलता में कमी हो जाएगी। कुंडली में चंद्र और बृहस्पति की डिग्री 0 से लेकर के 2 अंश तक या 28 से लेकर के 29.59 अंश तक हो, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा और बृहस्पति जिनकी भी डिग्री ऐसी होगी, वे कमजोर हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे। जब कमजोर हो जाएंगे तो काम करने की शक्ति ही नहीं होगी। अब यहां पर समझिए 0 से लेकर के 2 अंश तक है, मतलब बच्चा जन्म लिया है, उसका छठी भर हो पाया है, उठ के बैठने के लायक भी नहीं है, वो क्या काम करेगा? 29 अंश के आसपास हो, 28 अंश के बाद बूढ़े हो गए हैं, बिस्तर पकड़ लिए हैं, हिलने डुलने की शक्ति नहीं है, खाना भी घर के कोई व्यक्ति उनको ले जा करके खिला रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वे कोई काम करके देंगे आपको? नहीं करेंगे। जब वे काम ही नहीं करेंगे तो योग कैसे बनाएंगे? यही स्थिति यहां पर भी हो रही है कि प्रारंभिक स्थिति में है तो बाल्यावस्था में है, अंतिम स्थिति में है तो मृतावस्था में है। यदि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों में से कोई भी बाल्यावस्था में हो जाएं, मृत अवस्था में हो जाएं, अर्थात ऐसी स्थिति में हो जाएं, तो वे निर्बल हो जाएंगे, और जब वे निर्बल हो गए तो गज केसरी योग का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। भले ही कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति योग कारक क्यों न दिखाई दे रहे हों, लेकिन इसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि चंद्र और बृहस्पति दोनों या कोई एक भी सूर्य से अस्त हो जाएं, चंद्रमा और बृहस्पति दोनों में से दोनों ही अथवा दोनों में से कोई एक भी सूर्य से अस्त हो जाएं, जब वे सूर्य से अस्त हो जाएंगे तो प्रभावहीन हो जाएंगे, कुंडली से अस्तित्वहीन हो जाएंगे। जब वे प्रभावहीन हो गए तो अपना प्रभाव कैसे दिखाएंगे, कैसे काम करेंगे? ऐसी स्थिति में प्रबलता में कमी ही नहीं, प्रबलता शून्य हो जाएगी, गज केसरी योग भंग ही हो जाएगा। विशेष में उपचार करना है। क्या उपचार करना है? गज केसरी योग में चंद्र और बृहस्पति दोनों की योग कारक होने पर भी योग की प्रबलता में कमी आ जाए, तो उसकी प्रबलता को कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे प्रबलता को? इसी का उपचार करना है। क्या क्या उपचार हो सकता है, आइए देखते हैं। चंद्र या बृहस्पति में से जिनकी भी डिग्री कम हो या सूर्य से अस्त हों, यदि उनकी डिग्री कम हो या सूर्य से अस्त हो गए हों, ध्यान रखिएगा, जिस भी ग्रह की डिग्री कमजोर हो या जो भी ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए, तो उस संबंधित ग्रह का रत्न चंद्र के लिए मोती या बृहस्पति के लिए पीला पुखराज धारण करें, अथवा संबंधित ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। अब यहां पर देखिए, रत्न धारण करने के लिए कुंडली विश्लेषण आवश्यक है। कई बार यह स्थिति हो जाती है कि बृहस्पति देव शुभ तो हैं, योग कारक तो हैं, लेकिन ये 2 राशियों के स्वामी हैं। तो एक राशि तो अच्छे भाव में है, दूसरी राशि त्रिक भाव में है,
तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का रत्न अर्थात पीला पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं। तो रत्न धारण करने के पूर्व आप किसी विशेष ज्योतिष आचार्य से, ज्योतिष विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही रत्न धारण करें। वैसे हमारे चैनल पर वीडियो भी उपलब्ध है कि किस स्थिति में किस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, किस स्थिति में रत्न धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन बीज मंत्र के साथ ऐसा कोई परहेज नहीं है। बीज मंत्र सदैव लाभदायक होता है, चाहे ग्रह शुभ स्थिति में हो, चाहे ग्रह अशुभ स्थिति में हो। शुभ स्थिति में ग्रह के होने से उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है, अशुभ ग्रह के बीज मंत्र का जाप करने से उसकी अशुभता में कमी आ जाती है। इसलिए बीज मंत्र जाप करने हेतु किसी से पूछने की, किसी से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीज मंत्र, चंद्रमा और बृहस्पति के बीज मंत्र क्या क्या हैं? ओम सोम सोमाय नमः। बृहस्पति के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यह भी ध्यान रखिएगा, चंद्र के बीज मंत्र के जाप हेतु शंख, मोती या रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए और बृहस्पति के बीज मंत्र के जाप हेतु हल्दी अथवा रुद्राक्ष के माला का उपयोग किया जाना चाहिए। विशेष आप उपाय तो प्राप्त कर लिए, बीज मंत्र भी आपको मिल गया, बीज मंत्र के लिए कौन कौन से माला प्रयुक्त होने चाहिए यह भी मिल गया, लेकिन बीज मंत्र का जाप जागृत अथवा संस्कारित माला से ही करना चाहिए। आप बीज मंत्र के जाप के लिए जो भी माला लें उसे संस्कारित कर लें, उसके बाद ही बीज मंत्र का जाप करें। बिना संस्कार किए हुए माला या बिना जागृत किए हुए माला से जाप करने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए संस्कारित माला से ही जाप करना चाहिए। माला कैसे संस्कारित करना चाहिए उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हम उस वीडियो में माला संस्कारित करके दिखाए हैं, उसे देख करके आप माला संस्कारित करना सीख सकते हैं। विशेष, यहां पर आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। गज केसरी योग बृहस्पति और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने के अलावा भी यदि केंद्रस्थ चंद्रमा से बृहस्पति पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में हो तो भी गज केसरी योग निर्मित होता है। इस बात को हम इस कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस कुंडली को हम चंद्र कुंडली मान करके चलते हैं। मान लीजिए आप कोई कुंडली देख रहे हैं, उस कुंडली में वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि जब आप लेंगे तो चंद्र कुंडली कैसा बनेगा? इस तरह से 8 नंबर का लग्न आ जाएगा और यहां पर चंद्रदेव बैठ जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या बोल रहे हैं कि बृहस्पति 1, 4, 7 या 10वें भाव में हो तो भी गजकेसरी योग निर्मित होता है। यहां पर चंद्रदेव बैठे हैं और यहीं पर बृहस्पति भी बैठ जाए तब तो युति ही बन गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पर चंद्रमा बैठे हैं और यहां पर बृहस्पति बैठ जाएं अर्थात चौथे भाव में, यहां पर बैठ जाएं अर्थात 7वें भाव में, या तो यहां पर बैठ जाएं अर्थात 10वें भाव में बैठ जाएं। चंद्रमा यहां बैठे हैं लेकिन बृहस्पति यहां, 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 इन 3 में से किसी भी एक स्थान पर बैठ जाएं तो भी गज केसरी योग निर्मित होता है। केंद्र भाव में चंद्रमा हो और चंद्रमा से बृहस्पति एक में अर्थात चंद्रमा के साथ ही बैठे हों, चंद्रमा यहां पर बैठा हो और बृहस्पति भी एक में ही बैठ जाए, मतलब पहले भाव में बैठ जाएं, तब तो एक साथ हो गए, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठ गए, तो उसका लाभ 100% प्राप्त होता है क्योंकि यहां पर युति बन गई। लेकिन यदि बृहस्पति चंद्रमा यहां पर बैठे हैं तो फिर यह बात कही जा रही है कि बृहस्पति चंद्रमा से चौथे, 7वें या 10वें भाव में बैठे हों अर्थात चंद्रमा से दूर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में 80% परिणाम ही प्राप्त होता है। परिणाम इसका भी प्राप्त होगा, गज केसरी योग का लाभ प्राप्त होगा, लेकिन 80% तक ही होगा। लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठ जाएं तो पूरे 100% लाभ प्राप्त होंगे। वैसे 80% लाभ भी कोई कम लाभ नहीं है, इसमें भी आपको संतोष करके चलना चाहिए। अब इस वीडियो को हम यहीं तक विराम देते हैं। अगले वीडियो पर गज केसरी योग के अन्य मत के साथ, गज केसरी योग का एक और भी मत है जो कुछ विद्वानों के द्वारा, हम जैसे ज्योतिषियों के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है। कहीं किसी ग्रंथ में वह उल्लेखित नहीं है, लेकिन वह काम करता है, प्रैक्टिकली है,
वह कौन सा मत है, उसे जानने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। अगले वीडियो में हम उसे विस्तार पूर्वक आपके सामने रखेंगे। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से गज केसरी योग के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, इस जानकारी से आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होते रहें और आप ज्ञानवर्धक जानकारियां निरंतर प्राप्त करते रहें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।